स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की एक बेहद प्रभावशाली और कुछ हद तक विवादास्पद किताब रिच डैड पुअर डैड पर गहराई से बात करेंगे। नमस्ते। हाँ, ये वो किताब है जिसने वाकई लाखों लोगों का पैसे को देखने का नजरिया बदला है। बिल्कुल, संपत्ति, निवेश, जिंदगी, इन सबके बारे में सोचने का तरीका बदल दिया। सही। तो आज हम देखेंगे कि इसके मूल विचार क्या हैं, इसकी फिलॉसफी क्या है, ये इतनी सफल क्यों हुई। और हाँ, इस पर जो सवाल उठते हैं, जो आलोचनाएं हैं, उन पर भी बात करेंगे। हमारा मकसद यही समझना है कि कियोसाकी के वो जो दो पिता वाली कहानी है, एक गरीब मगर पढ़े लिखे पिता और दूसरे अमीर मगर शायद कम पढ़े लिखे। उनके सबक आज भी इतने प्रासंगिक क्यों लगते हैं। और क्यों ये किताब जो देखिए 1997 में आई थी, आज भी इतनी चर्चा में है, इतनी पॉपुलर है। तो ये बात ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत ही एक बड़े, आप कह सकते हैं, विरोधाभास से होती है। कियोसाकी के दो पिता। हाँ, ये बुनियाद है पूरी किताब की। उनके अपने पिता पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में, पर पैसों को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। और दूसरे उनके दोस्त के पिता कम पढ़े लिखे पर हवाई में एक सफल व्यवसायी, बहुत अमीर, वो थे रिच डैड। और यहीं से कियोसाकी अपना मुख्य तर्क सामने रखते हैं, वित्तीय साक्षरता, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। उनका कहना है, और ये काफी हद तक सही भी लगता है, कि हमारा जो पारंपरिक स्कूल सिस्टम है वो हमें एकेडमिक या पेशेवर तौर पर तो शायद तैयार कर दे, नौकरी के लिए, बिल्कुल, लेकिन पैसे की समझ, उसे कैसे संभालना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे अपने लिए काम पर लगाना है, ये सब नहीं सिखाता। सही बात है। पुअर डैड का मंत्र क्या था? खूब पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिले। सुरक्षित नौकरी। ज्यादातर हम यही सुनते आए हैं। जबकि रिच डैड क्या कहते थे? रिच डैड कहते थे, खूब पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। देखिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। नहीं, ये सोच का फर्क है। बिल्कुल, ये मानसिकता का, दुनिया को देखने के नजरिए का बुनियादी फर्क है। एक सुरक्षा ढूंढ रहा है, दूसरा अवसर। एक अच्छे ग्रेड, तनख्वाह, जॉब सिक्योरिटी पर फोकस कर रहा है, और दूसरा निवेश पर, अपना खुद का बिजनेस बनाने पर, और पैसे से और पैसा बनाने की कला सीखने पर जोर दे रहा है। और इसी सोच के फर्क से, जैसा आपने कहा, निकलता है किताब का शायद सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट, संपत्ति और देनदारियां, एसेट्स और लायबिलिटीज। और ये सुनने में जितना सीधा लगता है ना, कियोसाकी कहते हैं कि असल जिंदगी में लोग यही सबसे ज्यादा चूक करते हैं। इस फर्क को समझने में और लागू करने में कियोसाकी की शायद सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन यही है कि उन्होंने लाखों लोगों को पहली बार अपने घर को, अपनी गाड़ी को इस नजर से देखने पर मजबूर किया कि भैया मेरी जेब भर रहा है या खाली कर रहा है। ये बड़ा सवाल है। तो इसको थोड़ा और साफ करते हैं। संपत्ति मतलब? संपत्ति कियोसाकी के हिसाब से कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, मतलब जिससे आपको इनकम हो रही है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है, जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स है जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, बॉन्ड्स से ब्याज आ रहा है, या कोई ऐसा बिजनेस सिस्टम आपने बना दिया जो आपके बिना भी पैसा कमा रहा है। और देनदारियां वो जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जो आप पर खर्च का बोझ डालती हैं, जैसे कार, बिल्कुल, कार लोन की किश्तें, पेट्रोल, बीमा, मरम्मत, और उसकी कीमत भी घट रही है समय के साथ, या क्रेडिट कार्ड का बिल जिस पर आप ब्याज दे रहे हैं। और यहाँ तक कि अपना घर भी। ये बात काफी लोगों को चौंकाती है। ये उनका सबसे विवादास्पद पॉइंट है शायद। आपका घर आपकी संपत्ति नहीं है। क्यों? पारंपरिक सोच तो यही है कि घर सबसे बड़ा निवेश है। कियोसाकी का तर्क ये है कि जब तक आप उस घर में खुद रह रहे हैं और वो लगातार आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, लोन की किश्त, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, तब तक वो फाइनेंशियली एक देनदारी है। अच्छा। अगर आप उसे किराए पर दे दे और किराए से आपकी सारी लागतें भी निकल जाएं और कुछ पैसा बचे भी, तब वो संपत्ति बन सकता है। तो निचोड़ ये है कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और बाकी लोग, मध्यम वर्ग और गरीब लोग, वो देनदारियां खरीदते हैं और अक्सर उन्हें संपत्ति समझ लेते हैं। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। और यहीं से फिर वो निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम का आइडिया जुड़ता है ना? बिल्कुल, पैसिव इनकम मतलब वो आमदनी जिसके लिए आपको रोज रोज खटना नहीं पड़ रहा, एक्टिवली काम नहीं करना पड़ रहा। वो आपकी संपत्तियों से आ रही है। आपकी निवेश से रिटर्न, प्रॉपर्टी से किराया, किसी किताब की रॉयल्टी, या कोई ऑनलाइन कोर्स या बिजनेस जो खुद चल रहा है। कियोसाकी इस पर बहुत जोर देते हैं। बहुत ज्यादा।
वो कहते हैं कि सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर रहना, मतलब रोज काम पर जाकर अपना समय बेचकर पैसा कमाना, जो ज्यादातर लोग करते हैं, हाँ, वो एक तरह का जाल है। वही चूहा दौड़ या रैट रेस जिसका वो जिक्र करते हैं बार बार। ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो और हमेशा पैसे के पीछे भागते रहो बिना असली संपत्ति बनाए। वो कहते हैं असली वित्तीय स्वतंत्रता तब है जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। तब आप काम मजबूरी में नहीं, मर्जी से करते हैं। एग्जैक्टली। और ये सब जुड़ा है हमारी मानसिकता से, माइंडसेट। पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारे डर, हाँ, हमारी इच्छाएं, ये सब मिलकर हमारी वित्तीय हकीकत तय करते हैं। कियोसाकी अपने रिच डैड और पुअर डैड के जरिए दो बिल्कुल अलग मानसिकताएं दिखाते हैं। पुअर डैड पढ़े लिखे थे, मेहनती थे, पर पैसे को लेकर डले हुए थे। सुरक्षा सबसे जरूरी थी उनके लिए, जोखिम से बचते थे और अक्सर कहते थे मैं ये नहीं खरीद सकता। अच्छा। जबकि रिच डैड पैसे को एक टूल, एक खेल की तरह देखते थे। वो जोखिम से डरते नहीं थे, पर हाँ, सोच समझकर जोखिम लेते थे। कैलकुलेटेड रिस्क। गलतियों को सीखने का हिस्सा मानते थे। बिल्कुल। और जब कोई चीज महंगी लगती थी तो ये नहीं कहते थे कि मैं ये नहीं खरीद सकता। वो पूछते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये छोटा सा सवाल ही सोच बदल देता है। हाँ, दिमाग को समाधान ढूंढने पर लगाता है, हार मानने के बजाय। कियोसाकी कहते हैं यही मानसिकता का फर्क अमीरी और गरीबी के बीच की असली वजह है। ये वाकई दिलचस्प है। और किताब सिर्फ निवेश या अकाउंटिंग की बात नहीं करती, कुछ और स्किल्स पर भी जोर है, जैसे सेल्स और मार्केटिंग। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। कियोसाकी का मानना है कि दुनिया बेहतरीन प्रोडक्ट, सर्विसेज और टैलेंटेड लोगों से भरी है जो सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो बेचना नहीं जानते। एग्जैक्टली। बेचने का मतलब सिर्फ सेल्समैन बनना नहीं है। इसका मतलब है संवाद करना, अपनी बात समझाना, खुद को और अपने आइडियाज को असरदार तरीके से पेश करना। ये सबके लिए जरूरी है। तो उनके हिसाब से तो हाँ, चाहे आप नौकरी में हो, बिजनेस में हो या निवेशक हो, आपको लोगों से डील करना, मोल भाव करना, अपनी वैल्यू बताना, एक तरह से बेचना आना ही चाहिए। तो हमने मुख्य विचार देखे, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, पैसिव इनकम, माइंडसेट, सेल्स का महत्व। सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल है। आलोचनाएं भी कम नहीं है इस किताब की। हाँ, और उन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। एक सबसे आम आलोचना क्या है? शायद ये कि किताब प्रेरणा तो बहुत देती है, बड़े सपने दिखाती हैं, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर कैसे करें, हाउ टू, वो गाइडेंस कम है। एक्शन प्लान नहीं है। ठोस एक्शन प्लान की कमी महसूस होती है। कियोसाकी अक्सर बड़े-बड़े रियल एस्टेट सौदों या बिजनेस स्ट्रक्चर्स के उदाहरण देते हैं, जो आम आदमी के लिए शायद डरावने लगे। हाँ, या पहुंच से बाहर एक सामान्य तनख्वाह वाला इंसान जिसके पास सीमित पैसा और अनुभव है, वो कहाँ से शुरू करे, कैसे करें, इस पर ज्यादा स्पष्टता नहीं मिलती। लोग पढ़कर मोटिवेट तो होते हैं, पर फिर समझ नहीं पाते कि अब करें क्या। और वो जो जोखिम लेने वाली बात है, उस पर भी सवाल है। बिल्कुल, ये दूसरी बड़ी आलोचना है। कियोसाकी जोखिम लेने और उद्यमिता को कई बार जरूरत से ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं और नाकामियों को कम दिखाते हैं। हाँ, ऐसा आलोचक मानते हैं। उनका तर्क है कि हर कोई सफल उद्यमी बनने के लिए नहीं बना होता और बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ देना या बड़ा लोन ले लेना ये कई लोगों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, खासकर जिनके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। सही कहा। किताब में सर्वाइवरशिप बायस दिखता है, सफल लोगों की कहानियां तो हैं, पर उन हजारों लोगों का क्या जो कोशिश करके फेल हो गए। तो ये सलाह शायद सबके लिए नहीं है। संभवतः असल दुनिया की मुश्किलें, जैसे मंदी आ गई, कोई बीमार पड़ गया, परिवार की जिम्मेदारियां, इन सबको किताब में ज्यादा जगह नहीं मिली है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और एक बात और मैंने सुनी है कि ये बहुत ज्यादा भौतिकवादी है, मटीरियलिस्टिक। हाँ, ये भी एक कॉमन क्रिटिसिज्म है कि किताब का पूरा फोकस सिर्फ पैसा कमाने, अमीर बनने, संपत्ति जमा करने पर है। जीवन के बाकी पहलू, जैसे व्यक्तिगत खुशी, रिश्ते, समाज के लिए कुछ करना, नैतिक मूल्य या सिर्फ अपने काम से संतुष्टि मिलना, इन सब की या तो अनदेखी हुई है या उन्हें पैसा बनाने के नीचे रखा गया है। तो सवाल उठता है कि क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या वित्तीय सदनता ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है? हाँ, ये सवाल वाजिब है। तो ये तो काफी गंभीर आलोचना है। फिर सवाल ये है कि इन सब के बावजूद यह किताब दुनिया भर में इतनी ज्यादा सफल क्यों हुई? करोड़ों कॉपी बिकी। हाँ, इसकी सफलता के पीछे भी कई वजह हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण इसकी सादगी। कहानी की तरह है। बिल्कुल। कियोसाकी ने फाइनेंस के मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को
बहुत सरल भाषा में अपने दो पिताओं की कहानी के जरिए समझाया है। इससे वो पाठक भी जुड़ पाता है जिसे फाइनेंस का फ भी नहीं पता। और कहानी याद भी रहती है। जरूर। दूसरा कारण, जैसा आपने शुरू में कहा, ये पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देती है। स्कूल जाओ, नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो वाला जो रास्ता है, उस पर सवाल उठाती है। हाँ, और जोरदार सवाल उठाती है। ये कहती है कि ये रास्ता आपको अमीर नहीं बनाएगा, चूहा दौड़ में फंसा देगा। ये बात उन लाखों लोगों को अपील करती है जो अपनी 9 से 5 की जॉब से या अपनी आर्थिक स्थिति से खुश नहीं है। उन्हें ये एक उम्मीद, एक अलग रास्ता दिखाती है। एक आहा मोमेंट देती है शायद। बिल्कुल। तीसरा कारण यही है, बहुत से लोगों के लिए ये सचमुच आंखें खोलने वाली किताब रही। पहली बार किसी ने इतने साफ तौर पर एसेट और लायबिलिटी का फर्क बताया, पैसिव इनकम की ताकत समझाई, ये सवाल उठाया कि क्या आपका घर वाकई आपकी संपत्ति है? भले कैसे करें ना बताए, पर क्या सोचें ये बता दिया। सही। इसने लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल दी। उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व समझाया और ये एहसास दिलाया कि अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। तो अगर हम इसका सार निकालें, निष्कर्ष यही है कि रिच डैड पुअर डैड कोई परफेक्ट किताब नहीं है। ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है, और इसकी आलोचनाएं भी अपनी जगह सही हैं। व्यावहारिकता की कमी, जोखिम का सरलीकरण। लेकिन इन कमियों के बाद भी ये पैसे, निवेश और वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचने का एक बहुत शक्तिशाली फ्रेमवर्क देती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत शायद लोगों को सवाल पूछने पर मजबूर करने में है, पारंपरिक सलाह पर, सिस्टम पर, और उन्हें वित्तीय शिक्षा को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करने में है। ये बहस छेड़ती है, और शायद इसीलिए ये आज भी इतनी प्रासंगिक है। तो आज हमने रिच डैड पुअर डैड के कई पहलुओं को देखा। संपत्ति बनाम देनदारियां, निष्क्रिय आय का वो आकर्षक विचार, मानसिकता कितनी जरूरी है, और सेल्स जैसे कौशल का महत्व। हमने ये भी देखा कि ये इतनी सफल क्यों हुई और इसकी क्या सीमाएं हैं या आलोचनाएं हैं। हाँ, ये वाकई एक ऐसी किताब है जो सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प और शायद मुश्किल सवाल पर लाके छोड़ती है। वो क्या? कियोसाकी उद्यमिता पर, कैलकुलेटेड रिस्क लेने पर बहुत जोर देते हैं। इससे ही वो अमीर बनने का रास्ता बताते हैं। लेकिन आज की दुनिया में, जहां जॉब सिक्योरिटी एक बड़ी चिंता है, लोग अपनी जिम्मेदारियों के साथ बड़े जोखिम नहीं ले सकते। हाँ, ये बात तो है। तो ऐसे में वित्तीय सुरक्षा की जरूरत और कियोसाकी के बताए रास्ते, यानी उद्यमिता या आक्रामक निवेश के जोखिमों के बीच वो सही संतुलन कैसे मिले? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये मुमकिन है कि हम पारंपरिक नौकरी की स्थिरता रखते हुए भी कियोसाकी के सिद्धांत अपना सकें, जैसे धीरे धीरे पैसिव इनकम के सोर्स बनाना, छोटी शुरुआत करके संपत्ति में निवेश करना? क्या पुअर डैड के रास्ते पर चलते हुए रिच डैड की तरह सोचना और एक्ट करना संभव है? शायद हाँ, शायद नहीं। इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा, अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें खुद विचार करना होगा।